ऐसा आया विच इज द डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो पूछा कौन सा डायमैग्नेटिक होगा इन नेचर। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कौन सा डायमैग्नेटिक। ऑप्शन ए में दे रखा NiCN का होल और 2 माइनस, ठीक है। और बी में दे रहा है CuCl4 माइनस, सी में दिया है कोबाल्ट फ्लोरीन 6 3 माइनस, और डी में भी दिया है निकेल NiCl4 2 माइनस। कौन सा डायमैग्नेटिक हुआ? देखिए जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो हमारा क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। और सबसे ऑप्शन ए को पकड़ते हैं, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसमें, और यहाँ से ऑक्सीडेशन एक का निकाल ले जाऊंगा, बाकी सब आप निकाल लेना, ठीक है। निकल का हो गया -1 नेगेटिव चार्ज प्लस n कितने 4 और इक्वल टू -2 Ni, और ये होगा -4 इक्वल टू -2, निकल -2 और ये 4 इधर जाएगा प्लस का, तो Ni इक्वल टू +2। तो निकल हमारा क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो निकल का, जबकि कोई ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d8 और 4s2, ठीक। अब निकल क्या है +2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले हमारे रिमूव हो जाएंगे, Ni2 प्लस 3d8 और 4s0, ठीक है। और हमें देखना है कि लिगेंड हमारा कौन सा है। यहाँ देखिए इसके साथ Cn माइनस दे रखा है। Cn माइनस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब तो इलेक्ट्रॉन को, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, अपने इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल के, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड से मतलब है जो डी ऑर्बिटल की है उसको स्प्लिटिंग ज्यादा करा है, लार्ज स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल, उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग है क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है पेयरिंग करा देता है, जो हमारा डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा पेयर करा देगा। अगर मैंने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाए 1 2 3 4 एंड 5 6 7 और 8, सॉरी ये 6 ऑर्बिटल में डी में 5 होते हैं, ठीक है। तो Cn माइनस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा हमारा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से इस ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो हमारा जो हमारा 3d है उसमें ऑर्बिटल खाली हो गया, 4s खाली था, और नेक्स्ट क्या था ये 4s और ये है 4p भी होगा ब्रैकेट। तो Cn माइनस हमारा क्या करेगा, ये तो हमारा अब तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो Cn माइनस इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसमें DS और P2, तो हमारा हाइब्रिडेशन हो गया DsP2 यानी कि स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी। लेकिन हमें क्या देखना है इसमें कौन सा डायमैग्नेटिक है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है डायमैग्नेटिक, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। लिगेंड क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये हमें दे रखा है ये सेम निकल का कंपाउंड है, लेकिन ये क्या Cl4 क्या है, ये क्या हमारा Cl वीक लिगेंड है। तो ये जो ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जो ऑर्बिटल हमने पेयर कराया था, ये ऑर्बिटल पेयर नहीं होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, वो इसी ऑर्बिटल में रहेगा, यानी 3d के
तो ये हमारा पेयर नहीं करेगा, तो ये कैसा हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक, ये हमारा पैरामैग्नेटिक, यही एक ऑप्शन है हमारा जो डायमैग्नेटिक है। ये डायमैग्नेटिक और कोबाल्ट फिर इनके साथ दे रखा है, इसे देख लो। फ्लोरीन क्या है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड होते हैं वो होते हैं हमारे वीक लिगेंड, जैसे फ्लोरीन है, आयोडीन, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, OH माइनस है, एक्सेट्रा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है वो वीक एंड की तरफ रखे गए हैं। तो हमारा फ्लोरीन भी क्या है, एक वीक लिगेंड है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हैं यहाँ +3 में है। कोबाल्ट अगर न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर 27 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकालोगे तो आएगा 3d7 4s2 4p खाली रहेगा। जैसे ये +3 में आ गया तो दो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल गया, तो ये बचे 3d6 4s0 और 4p 0। अब हम पता है वीक लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करा दो। 1 2 3 4 5 6 7 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें भी कहते हैं नंबर, इसमें तो ये 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। इसमें जब हम देखते हैं ये भी कॉपर क्या है, Cl4 के साथ है, कॉपर भी हम +2 में है, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके डी में होते हैं 3d10 4s1 +2 में है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये चला गया और ये भी चला गया, तो 3d9 4s0 और 4p0, ठीक है। ये भी क्या है, ये वीक लिगेंड है 1 2 3 4। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग कराएंगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बचेगा। तो ये भी कैसा हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो डायमैग्नेटिक है, कौन सा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए था राइट ऑप्शन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। एक बार फिर से इस तरीके का क्वेश्चन है, नॉट करेक्टली मैच, इसमें नॉट लगा दिया, हम कह रहे हैं कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। और जैसे कि दे रखा है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी डेल टी कांस्टेंट पी, ठीक है। दिया है गिब्स इक्वेशन, गिब्स इक्वेशन summation of ni d mu I, यानी ith स्टेट, ith क्या है, पोटेंशियल, सॉरी mu इक्वल टू 0 और सी दे रखा है हमने क्लैपेरॉन क्लासियस इक्वेशन। सी ऑप्शन में है क्लैपेरॉन क्लासियस इक्वेशन। क्या ये भी कौन सा, नॉट करेक्टली मैच। क्लैपेरॉन
डेल्टा एच अपॉन आर। डेल्टा एच जो है हमारा वेपोराइज दे रहा है, वेपर फॉर्म में, ठीक है, यानी हीट ऑफ वेपोराइजेशन। T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। क्या ये क्लैपेरॉन क्लासेस इक्वेशन है? वन हाफ इक्वेशन डी ऑप्शन में दे रखा, वन हाफ इक्वेशन, वन हाफ इक्वेशन क्या है? Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। Cp माइनस Cv बराबर आर। नॉट करेक्टली मैच पूछा। देखिए ये वन हाफ इक्वेशन ये तो हो ही नहीं सकता, ये क्या मेरा सूत्र है, ये क्या मेरा फॉर्मूला है। तो वन हाफ इक्वेशन क्या होती है? अगर हम निकाले डेल्टा टी, अगर फ्रीजिंग पॉइंट निकाले डेल्टा टी है इक्वल टू होता है ith और केएफ इनटू एम मोलारिटी, ठीक है, ये होती है हमारी वन हाफ इक्वेशन। तो ये तो करेक्टली और नॉट करेक्टली, जौन से करेक्टली मैच नहीं कर रहे वो पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। देखिए ये भी एक बात सही है, देख लेते हैं एक बार इसकी। क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन और गिब्स डीहाइम इक्वेशन क्या होती है, और ये हमारी क्या है? गिब्स डीहाइम इक्वेशन पोटेंशियल के फॉर्म में जो है हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। देखिए हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बहुत बार क्वेश्चन से डायरेक्ट आता है, इसमें यूपी टीजीटी और जीआईसी के एग्जाम में। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इसमें क्या है कि अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे G1 इक्वल टू, और एंट्रोपी की फॉर्म में होती है माइनस S1 और इसको लिखेंगे DT, ठीक है। अगर कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी ये होती है G इक्वल टू होता है H माइनस TS, और गिब्स फंक्शन क्या होता है? A इक्वल टू U माइनस TS। ये होता है हमारा फंक्शन, और ये होती है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, ये होता है वर्क फंक्शन। और मैं गिब्स फ्री एनर्जी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है? G2 ले लेते हैं, G2 इक्वल टू माइनस S2 dt, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन इसको 1 मान लूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर दूँ, तो क्या आएगा हमारा? G2 माइनस G1 इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, तो माइनस बाहर कॉमन निकाल लिया, S2 माइनस S1, और ये क्या है? dt इधर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो G2 माइनस G1 क्या आ जाएगा? डेल्टा G माइनस S2 माइनस S1 क्या आ जाएगा? डेल्टा S, और ये क्या है? dt। dt को मैं इसके नीचे ले आऊँ, डेल्टा G अपॉन dt इक्वल टू माइनस डेल्टा S, ठीक है। अब हमें ये पता है कि गिब्स डेल्टा S की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, देखिए यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको डेल्टा को हम लिखते हैं डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। अब यहाँ से मैं डेल्टा S की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, ये इक्वेशन मैंने थर्ड मान ली, ठीक है। मैं डेल्टा S माइनस है, चलिए मैं इस माइनस को इधर ले आता हूँ, माइनस एक काम और करता हूँ, ये कंप्लीट डिफरेंशियल है, इसको पार्शियल डिफरेंशियल में अगर मैं कंप्लीट डिफरेंशियल के इक्वेशन में कोई कांस्टेंट
कोई कॉन्स्टिट्यूएंट इंट्रोड्यूस करा देता हूँ तो वो क्या होता है, कंप्लीट डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं प्रेशर को कॉन्स्टिट्यूएंट कर दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा कंप्लीट डिफरेंशियल पार्शियल पार्शियल डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा जी अपॉन डेल टी। अब डेल डेल्टा का डी का वन में डेल कांस्टेंट टी और माइनस डेल्टा एस, ये सेम रहेगा। ठीक है, माइनस को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। अब मैं डेल्टा एस की वैल्यू उठा के इसे इक्वेशन पुट करता हूँ, यहाँ डेल्टा एस की वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक, तो क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच और माइनस टी। डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, माइनस डेल्टा जी डेल टी एक कांस्टेंट पी। माइनस बाहर ले आओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी इंटू डेल टी एक कांस्टेंट पी। ये हो गया हमारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमें दे रखा पहले ही ऑप्शन से, क्या बात सही है, बात बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन दे रखा है तो ये तो करेक्टली मैच कर गया। ऐसे ही गिब्स डुहैम इक्वेशन में ये भी गिब्स डुहैम इक्वेशन है, समीशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, एक और इक्वेशन दे रखी है, पूछ कह रहा है कि क्लासियस क्लैपेरॉन क्लासियस इक्वेशन है, इसको और प्रूफ करके देख लेते हैं। ठीक, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन देखिए क्या होता है इसमें। ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म दे रखा है इसमें। क्या इस इंटीग्रेटेड फॉर्म देखिए होता क्या है, डेल dp अपॉन dt इक्वल टू होता है डेल्टा h। डेल्टा h हमें क्या है, डेल्टा h को वेपोराइज यानी कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन मान लेते हैं, तो डेल्टा h वेपोराइजेशन की मान लो, ये वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या था, ये लिक्विड था। वाटर मॉलिक्यूल वाटर ये हमारा क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या बन गया, गैस। क्योंकि वाटर का जो टेम्परेचर सेम है लेकिन 100 डिग्री पे ही क्या होता है, लिक्विड होता है, 100 डिग्री पे क्या होता है, वो लिक्विड जो है वेपर में चेंज होने लगता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाटर का हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, डेल्टा एच बी अपॉन फॉर्मूला होता है टी इंटू फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस जो लिक्विड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब देखिए लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो गैस के कंपेयर में बहुत कम होगा ना। देखिए कमरा, कोई भी सिलेंडर है उसमें अगर कोई कमरा है इसमें मैं गैस के पार्टिकल छोड़ दूँ तो पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लेंगे। मान लो आधा लीटर मैं पानी में लिक्विड डाल दूँ तो किसी एक कॉर्नर में रह जाएगा। और गैस के कंपेयर में वॉल्यूम की बात करूँ तो जो गैस का वॉल्यूम है वो लिक्विड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है, तो हम वॉल्यूम जो लिक्विड का वॉल्यूम है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट इक्वेशन में लिखूंगा टी इंटू बी। बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। मुझे पता आइडियल गैस इक्वेशन से डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल होगा डेल्टा एच बी अपॉन टी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारी, पी बी इक्वल टू, अगर वन मोल ले लूँ एनआरटी होती है, एन की जगह मैंने वन मोल ले लिया। ठीक है, तो यहाँ मैं वन पुट कर दूँ, बन जाएगा पी बी बराबर आर टी। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाली, बी बराबर आर टी अपॉन पी। ये बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, जो हमारा ये बी था, बी की जगह मैंने क्या कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी आर टी अपॉन पी। क्या हो जाएगा, डेल डी पी अपॉन
dt इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराई और r टी स्क्वायर हो जाएगा, टी से मल्टीप्लाई होगी, ठीक। और ये p हमारा पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखें इंटीग्रेशन मुझे करना है तो मैं इसको डेल टी को इधर ले जाऊँ और p को इसके नीचे ले आता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल p अपॉन p मैं यहाँ ले गया और डेल टी को मैं ले गया इधर, तो डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, प्रेशर वाली टर्म को अलग कर लिया मैंने, तो इसको P1 से P2 इंटीग्रेट किया और इसको मैंने इंटीग्रेट किया टेम्परेचर वाली टर्म T1 से T2, ठीक। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट क्या है P1 से P2, ठीक है। तो हमें पता है इंटीग्रेशन होता है, देखिए 1/x, अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू x की dx के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करता हूँ 1/x इंटू dx, तो इंटीग्रेशन क्या आता है इसका ln x, ठीक। सेम इसी तरह 1/p इंटू dp, ये dx है या क्या है dp, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ln p, और लिमिट क्या है हमारी p1 से p2 इक्वल टू डेल्टा h और अपॉन r कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, डेल्टा h अपॉन r इंटीग्रेशन T1 से T2 और होगा हमारा 1/T2 इंटू dt, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करके लिमिट लगा दो, ln P2 माइनस ln P1 इक्वल टू डेल्टा H वेपोराई अपॉन R, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, चलिए टी को T2 स्क्वायर है, मतलब टी स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा t माइनस 2 हो जाएगा इंटू क्या है dt, ठीक है। इसको इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b, तो उसको लिख सकते हैं log, यानी log या ln ये है जिसका बेस होता है e होता है ln, और जिसका बेस होता है log 10 उसको बोलते हैं log, जिसका बेस होता है 10 होता है log, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्टी लगा दूं log a माइनस log b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log a अपॉन b, तो log p2 अपॉन ln p2 अपॉन p1 लिख सकता हूँ डेल्टा h अपॉन r, ये कितना हमारा t, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, जो पावर है -2 उसमें एक ऐड कर देते हैं और जो ऊपर वाली है उसको नीचे लिख देते हैं, ये होता है इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है हमारा T1 से T2, ठीक है। ln P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R, ठीक है। देखो -2 प्लस 1, नीचे क्या है -1 और ऊपर कितना बचा t माइनस 1, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1, इसको t की पावर क्या है -1, लिमिट हमारा लिमिट क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। नीचे इसके बचा हमारा -1 और t की पावर बची माइनस का 1, -2 प्लस 1 तो -1 बची, लिमिट क्या है T1 से T2, ठीक। अब t -1 है तो t को नीचे ले आओ, ln P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R, तो ये हो जाएगा 1/t माइनस का, और T1 T2 क्या है लिमिट, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ इसे क्या ln P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H, ये क्या है वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन R, तो क्या होगा
माइनस का 1/T2 और माइनस लिखते हैं और फिर माइनस का 1/T1, ये फिर माइनस है और ये माइनस के सामने है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ln P2/P1 डेल्टा H/R। देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 1/T हो जाएगा, तो मैं इसको इधर लिख दूँ प्लस का और माइनस वाले इधर लिख देता हूँ 1/T1 माइनस 1/T2। कोई दिक्कत? ये तो प्लस हो जाएगा ना, 1/T1 तो प्लस का हो गया, 1/T2 माइनस का, तो मैं इसको इधर लिख दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा और निकाल लो जो ऑप्शन में दिया है इस तरीके से, ln P2/P1 इक्वल होगा डेल्टा H वेपोराइज अपॉन R, T2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। ये वाली इक्वेशन हमें ऑप्शन में दे रखी, तो क्या है ये भी हमारी क्लासेस इक्वेशन है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ए बी सी तीनों करेक्ट है, लेकिन बांट हाफ इक्वेशन में सी पी माइनस सी बी दे रखा है, वही हमारा क्या है करेक्टली, कौन सा नॉट करेक्टली मैच। तो हमारा सी जो है क्या है नियर फॉर्मूला है, वन हाफ इक्वेशन नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन 10 सबस्ट्रेट एक्स के एक्स पूछा, बताओ एक्स कौन होगा, और एक्स की रिएक्शन करा दिया मैं CH Cl3 प्रेजेंस में दे रखा है अल्कोहलिक KOH और हीट भी दे रखी है और हमें प्रोडक्ट भी बना कर दे दिया डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट है। अब एक्स बताना है क्या होगा, सॉल्व करते हैं। पहले ही ऑप्शन में हमें दे रखा है एमीन्स, एक्स को एमीन, क्या ये एमीन है, तो C6H5 देख लेते हैं लगा के, एंड इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ दोनों हाइड्रोजन को इस तरह, और दे रखा है हमारा ये क्या है क्लोरोफॉर्म, इसका भी हाइड्रोजन क्या करते हैं हम लगा देते हैं यहाँ Cl3। अब देखिए ये हम कर रहे हैं मैकेनिज्म इस रिएक्शन की, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए क्यों एल्कोहलिक KOH के कारण ना प्रोटॉन को निकालेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है क्लोरोफॉर्म का, ये क्लोरोफॉर्म वाले प्रोटॉन को निकाला, नेगेटिव चार्ज कहाँ पहुंचेगा कार्बन पर, और 3 Cl लगे हैं, एक नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस पर ज़्यादा स्टेबल नहीं, यहाँ से क्या होगा क्लोरीन माइनस अगर निकल जाए तो हमारा बनेगा Cl2 और बन जाएगी हमारी कार्बन, डाइक्लोरो कार्बन बनेगी, ये हमारा इंटरमीडिएट बनेगा डाइक्लोरो कार्बन। डाइक्लोरो ठीक है, ये बना डाइक्लोरो कार्बन, ये कैसे रिएक्ट करेगा एमीन से C6H5 NH2 प्लस ClCl। हमें पता है कार्बन क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करता है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना, तो इसके पास लोन पेयर अपने इसमें डाल दे, ठीक, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी रह जाएगा, क्योंकि कार्बन होता है हमारा उस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, 4 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बॉन्डिंग और 2 क्या होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसके पास ये नॉन पेयर है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल दें, तो C6H5 N एक H बना लिखता हूँ और NH
ये नेगेटिव चार्ज क्या करें, इस प्रोटॉन को ले लेंगे, नाइट्रोजन का आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, क्या हो जाएगा न्यूट्रल, प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन का पहले से पॉजिटिव है तो हो जाएगा न्यूट्रल। तो C6H5 NHCHCl2। ठीक, अगले स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास कंपेयर प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर पुश करेगा, यहाँ Cl माइनस निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन देकर, क्योंकि Cl माइनस एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो इसलिए आसानी से इसको निकाल देगा। तो C6H5N, ये H यहाँ लगा तो इसका नाइट्रोजन और कार्बन के साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड Cl। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर मैं इस पे आ गया फिर से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वो जो Cl माइनस था, इसका Cl माइनस जो निकला, वो Cl माइनस एक प्रोटॉन को ले, तो ये प्रोटॉन फिर से न्यूट्रल हो गया, नाइट्रोजन C6 नाइट्रोजन 4 बैलेंसिंग प्लस नाइट्रोनियम आयन बना लेता है ना, नाइट्रोजन 4 बैलेंस अगर है तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो C6H5 एंड डबल बॉन्ड CH और ये Cl, फिर से नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपने दोनों लॉन पेयर इधर पुश कर रहा है, और ये Cl माइनस फिर से निकल जा रहा है। ठीक, इसमें Cl माइनस है, फिर से एक लीविंग ग्रुप है, तो C6H5 एंड ट्रिपल बॉन्ड C और ये सिंगल बॉन्ड H। अगले स्टेप में क्या होगा, कोई हमारा KOH तो पड़ा है ना मिशन में, KOH क्या करेगा, ये प्रोटॉन यहाँ से ले ले, मोर एसिडिक प्रोटॉन है, तो ये बनेगा C6H5 एंड और ये है C माइनस। ठीक, अगर ये जो डबल बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन साझे वाले नाइट्रोजन कार्बन के, इसी इलेक्ट्रॉन को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए तो ये कार्बन की तरफ रिएक्ट करें, कार्बन बन जाएंगे, और ये नाइट्रोजन का आ जाएंगे दो, यानी कि नाइट्रोजन का आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, C6 सॉरी सब नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन का जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा, C एंड डबल बॉन्ड C, और इसको बनेगा ये वाली कार्बन, ये हो गया हमारा न्यूट्रल लॉन पेयर प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट बना दे दिया था। R क्या होगा, यानी X क्या होगा, ये हमारी कौन सी है, ये नया रिएक्शन है, ये कार्बेल एमीन रिएक्शन ही बोलते हैं इसको, तो मछली में शायद गंध आती है, कार्बेल एमीन रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये है हमारा कार्बेल एमीन, इसी को तो बोलते हैं भाई, कोई भी इधर है हमारा, ये इन्होंने फेनिल ग्रुप लगा दिया, ये R कुछ भी हो सकता है, तो R एन ट्रिपल बॉन्ड, ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, यही कार्बन एमीन रिएक्शन है। यानी क्या है हमारा, आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, और ये हमारी रिएक्शन कौन सी है, कार्बन एमीन आइसोसाइनाइड, ये हमारा क्या, आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी है, कार्बन एमीन। तो कार्बन एमीन रिएक्शन को हम क्या करते हैं, एक एमीन्स के आइडेंटिफिकेशन में भी इसका यूज कर लेते हैं। एमीन्स ये केवल प्राइमरी एमीन के साथ ही रिएक्शन देता है, और बाकी सेकेंडरी टर्सरी एमीन के साथ रिएक्शन नहीं देता। वो क्यों, क्योंकि इसके पास देखो, इसके पास जो हमारा प्राइमरी एमीन होता है उसके पास होते हैं दो हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन को हम यहाँ से साइनाइड ग्रुप बनाने में यूज कर सकते हैं। बाकी आप इसके साथ अगर सेकेंडरी एमीन ले लेंगे तो यहाँ कोई ना कोई ग्रुप होगा हमारा एल्काइल, तो वैलिनेट होगा नहीं, तो हमारा क्या होगा, कार्बन एमीन रिएक्शन नहीं देगा। यानी कार्बन एमीन रिएक्शन जो हमारा केवल
प्राइमरी एमिन नहीं देते हैं और सेकेंडरी और टर्सरी एमिन जो है ये कार्बोनिल इंजेक्शन नहीं देते। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एमिन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा प्राइमरी एमिन तो कार्बोनिल इंजेक्शन देता है, सेकेंडरी और टर्सरी एमिन कार्बोनिल इंजेक्शन नहीं देता। ये भी प्रूफ होगा हमारा, इसका यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए जो हमने दे रखा है एनिलीन। एनिलीन ही इस रिएक्शन को दे सकता है, बाकी ऑप्शन बी में हमें सेकेंडरी एमिन दे रखा है, ये रिएक्शन नहीं देगा। ऑप्शन सी है उसमें टर्सरी एमिन दे रखा है, ये भी नहीं देगा। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ये बात भी गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर।